चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में वैद्य किरचॉफ के नियम और वैद्युत तत्व में सवाल नंबर 24 से देखेंगे। ठीक है, 23 तक आपको बताया गया था, 24 से स्टार्ट करेंगे आज। चलिए देखिए, 24 नंबर सवाल है आपका न्यूमेरिकल से। तो 24 नंबर 24 आपका कुछ ऐसे परिपथ बना हुआ है, रंगीले ऐसे। यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर लगा है रेजिस्टेंस 30 ओम का, दोनों जगह 30 ओम का, यहाँ भी है 30 ओम का और यहाँ भी एक है 30 ओम का, 30 ओम का रेजिस्टेंस। ये ऐसे सर्किट बनी हुई है, ऐसे यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है, ऐसे जुड़ी है, ठीक, 2 वोल्ट की ये लगी है। परिपथ में कहा जा रहा है आपसे, सवाल में कहा जा रहा है धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आई का मान सवाल नंबर 24 है। ठीक है, संलग्न परिपथ में वैद्युत धारा आई का मान सवाल सभी लोगों के पास होंगे, जो कि पहले लेक्चर में आपको इसकी स्क्रीनशॉट दी गई थी। ठीक, चलिए 24 नंबर देखो। 24 नंबर सवाल है आपका। पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, आई यहाँ पे आएगी तो इसमें डिवाइड हो जाएगी, तो इसमें आई बन जाएगी, इसमें आई टू जाएगी। अब जरा चेक करो, आई वन किस में जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक वापस आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर देखें तो इस तीसों में आपका, अगर इसको आर वन मान ले, इसको क्या मान ले, आर टू मान ले, इसको क्या मान ले, आर थ्री। तो आर वन व आर टू, चूंकि आर वन व आर टू किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है ना। जब श्रेणी क्रम में है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोनों का आर डैश इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इन दोनों का नेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 और प्लस कितना 30, दैट मीन 60 ओम, क्या आ जाएगा 60 ओम। ठीक, तो अब देखो इन दोनों की जगह पर एक हो गया, तो उसमें आई वन जाएगी, इसमें आई टू जाएगी, मतलब ये वाला 30 ओम और 60 ओम दोनों किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि आर डैश व आर थ्री समांतर क्रम में, किसमें है, समांतर क्रम में। जब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ठीक है सीधा सा मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम का फार्मूला आर नेट निकलेगा। अब तो कुछ बचा नहीं, तो आर नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर डैश इंटू आर थ्री बटे आर डैश और प्लस कितना आर थ्री। आर डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये देखो निकाला आपने, ये हो जाएगा 60 और इंटू आर थ्री की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, और अपॉन 60 प्लस कितना 30, इसका मतलब 6 त्रिक 1800 और बटे 60 30 90, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, मतलब आर नेट जो निकला वो कितना निकला 20 ओम निकला। आर नेट कितना निकला 20 ओम निकला। तो आई बराबर चाहिए आपको, तो नेट पोटेंशियल वी अपान आर, तो वी कितना आपका नेट पोटेंशियल 2 और बटे कितना 20। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0.1 एम्पियर। ये आ गया आपका 24 नंबर सवाल। क्लियर है सबको, ठीक है। 24 के बाद 25 नंबर सवाल देखिए। चलिए 25, सवाल नंबर 25। चलिए सवाल नंबर 25 में अगर ध्यान दें तो आपको चित्र दिया गया है कुछ ऐसा। ये ऐसा चित्र दिया गया है, ये चित्र है। यहाँ पर आपका 15 ओम है, यहाँ पर दिया गया है 3 ओम, यहाँ पर दिया गया है आपको 30 ओम, और यहाँ पे दिया गया है आपको 6 ओम। इसके पैरेलल में एक लगी है बैटरी 6 वोल्ट की, ये लगी है आपकी 6 वोल्ट की बैटरी। ये हो गया बी, और ये है डी, ए, और ये हो गया आपका सी। ठीक है, और यहाँ पर 10 दिया गया। इतनी चीजें आपको दी गई हैं सवाल में। ठीक है, अब बैटरी है तो आई धारा यहाँ से निकलेगी। देखो अब सवाल में क्या कहा जाए, संलग्न परिपथ पे प्रवाहित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए बिंदुओं ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, मतलब यहाँ से यहाँ तक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा आपको सेकंड नंबर में I1 व I2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो I1 I2 दिया गया है आपको, कहाँ पे दिया गया है बता रहे हैं। देखो आपको ये दिया गया है I1, ठीक है, और ये दिया गया है I2। ठीक, अगर इस प्रतिरोध का नाम मैं R1 रख लूँ, इसका नाम R2 रख लूँ, इसका नाम क्या रख लूँ R3 रख लूँ, इसका नाम क्या रख लूँ मैं R4 रख लूँ। ठीक है, तो देखो अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के लिए चूंकि
आप देखो तो R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। ठीक, तो 15 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 15 बटे 3 और बराबर में हो जाएगा 30 बटे 6। दोनों इक्वल है कि नहीं, 30 बटे 6, 5 30 और 3 5 15, मतलब बराबर में दोनों तरफ 5 बराबर क्या आया, 5 आ गया ना। ठीक, अतः BD भुजा में कोई धारा नहीं जाएगी, संतुलन की स्थिति व्हीट स्टोन है ना। अतः BD भुजा में कोई धारा नहीं होगी, कोई धारा नहीं होगी। ठीक, सुनो, देखो BD भुजा में धारा क्यों नहीं होगी, समझिए, A से B, B से D। ठीक है भाई, हमने क्या कहा कि अगर दो संलग्न भुजाओं पर, जैसे BA और BC संलग्न भुजाओं, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाएं BDA और DC संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात की क्या हो, बराबर हो। जैसे 15/30 और 3/6, तब भी कर लो, चाहे 15/30 कर लो, 3/6 कर लो, चाहे 15/3 कर लो और 30/6 कर लो, दोनों केस में आंसर सेम आपके। ठीक है, बातें समझ में आई। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ, अतः BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, तो जब BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो अब देखो, तो इसका मतलब ये I1 धारा इस वाले में भी जाएगी, R1 में भी और R2 में भी। ठीक है, तो मतलब R1 और R2 श्रेणी क्रम में, और नीचे से I2 धारा R3 में जाएगी, R4, तो मतलब R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, तो चूंकि ऐसे लिखो, R1 व R2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों का नेट निकाल लो, श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस कितना, R2। R1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 15 ओम। ठीक है, और प्लस कितना, 3 ओम। 15 3 कितना, 18 ओम। 15 3 कितना, 18 ओम। ठीक, चूंकि R2 R3 व R4 भी किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। अब जब श्रेणी क्रम में होगा तो R डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R3 प्लस R4, मतलब 30 और प्लस 6, मतलब कितना हो गया, 36 ओम। अब देखो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे आपस में, भाई इनका नेट आपका R डबल डैश निकला, इसका इनका नेट आपका निकला क्या, R डैश, ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो देख लो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि R डैश व R डबल डैश किस क्रम में, समांतर क्रम में। जब ये समांतर क्रम में हो गए तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, R डैश गुणे R डबल डैश और बटे में कितना हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश। ठीक, यहाँ वैल्यू रखो, R डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी आपने निकाली है, देखो R डैश 18 और गुणे 36 और बटे में 18 और प्लस 36। ठीक है, 18 गुणे 36 और बटे 18। ठीक है, हाँ ठीक है, 18/36। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे सब, तो देखो क्या आ जाएगा आपका, ये सब आ जाएगा आपका 18। दोनों का नेट निकाल लेंगे, 336। ये हो जाएगा आपका, टोटल निकालेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल ये आ जाएगा 36/3। सब कैलकुलेशन करेंगे तो कुल मिला के 36 कितना आ जाएगा, 3। भाई यहाँ से 18, देखो ऐसे कैलकुलेट कर लो ना, 18 और गुणे 36 और नीचे से 18 कॉमन कर लो। भाई 18 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 18 दूना 36, 2 बचा, ये बचा ना, 18 से 18 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 36 और बटे कितना, 3। तो इस तरीके से 36 3 का मतलब 12, ये आ गया नेट रेजिस्टेंस। अब आपको I1 चाहिए है ना, तो जरा ध्यान देना यहाँ पर, ये आपका एक आंसर तो आ गया आपका, ये R इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना था, वो आ गया 12 ओम। ठीक, अब इसके बाद एक चीज और चाहिए आपको, जरा ध्यान देना, I1 और I2। तो देखो A से C तक का विभवांतर और इस वाले रास्ते से A से C तक का विभवांतर, दोनों का 6 वोल्ट है। कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई समांतर क्रम में है, AC और ये वाली मतलब ABC और ADC और 6 वोल्ट तीनों समांतर क्रम है ना, और समांतर क्रम में विभव क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो विभव पता है और नेट रेजिस्टेंस A से C तक पता है ना। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप जो है धारा ज्ञात कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, यहीं पे हम ज्ञात कर लेते हैं ऐसे। ठीक, यहीं पे निकाल लेते हैं ऊपर, देख लो, अगर हम यहाँ पे जैसे चित्र दिखाई दे, अगर यहाँ पर हम I1 निकालें, क्या निकालें, I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा,
V बटे R डैश, मतलब ऊपर वाला चीज, ऊपर वाले का R नेट, ठीक है। तो V का मान 6 है और ऊपर वाले का नेट कितना है 15 और 3 18, 6 3 18, 1/3, मतलब I1 इज इक्वल टू आया 1/3 एम्पियर। क्लियर है, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो, अगर हम आगे देखें तो अब यहाँ पर I2 अगर याद करें इसी तरीके से I2 बराबर भी क्या हो जाएगा V बटे R डबल डैश हो जाएगा। तो V की वैल्यू 6 है, R डबल डैश की वैल्यू शायद 36 निकाली, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 बटे 6, 1 बटे 6 एम्पियर। ये इस सवाल के आंसर को, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका 28 नंबर है, ठीक है। चलिए ये सवाल हटा देते हैं, 28 नंबर, सवाल नंबर 28। क्लियर है, ठीक। चलो 28 क्या कहता है, वैसा ही कुछ चित्र है। ये आपका है, बीच में लगी है गैल्वेनोमीटर, यहाँ फिर से बैटरी लगी हुई है ऐसे, 28 नंबर नहीं, वो तो 26 नंबर सवाल है, 26, 26 नंबर सवाल है। तो देखो ये है आपका, यहाँ पर देखो कितना दिया गया आपका 15 आर, ये दिया गया 30, ये कहा गया आपका 6। देखो ये धारा है आपकी I1 प्लस I2, इसमें बट के गई है I1 और इधर गई है I2, ठीक। अब सवाल में कहा क्या गया है वो पढ़िए, सवाल में ये कहा गया है, ठीक है, कि संलग्न चित्र में यदि धारामापी जी में कोई विक्षेप ना हो तो इस दशा में प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए तथा प्रवाहित, इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, ठीक है। देखो इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, आर में प्रवाहित धारा का मान, मतलब देखो I1 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। और इस बैटरी की वोल्टेज दी गई है 6 वोल्ट, कितनी दी गई 6 वोल्ट। तो पहले एक चीज देखो, चूंकि जी में कोई विक्षेप नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि जी में कोई विक्षेप नहीं है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है। अगर कोई विक्षेप नहीं है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, अगर इसमें कोई विक्षेप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये संतुलन की स्थिति में, मतलब 15 बटे आर और बराबर 30 बटे 6, तो वेट स्टोक्स के नियम से क्या हो जाएगा, तो 15 बटे आर और बराबर में कितना आ जाएगा 30 बटे 6। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 6 और बटे में कितना 30, 15 छक्के 90 बटे में 30, ये जीरो कैंसिल, 3 तिरा की 9, मतलब आर बराबर आ गया आपका 3, आर बराबर कितना आ गया 3। समझ में आया, मतलब ये हो गया आपका आर बराबर 3 ओम। जब आर 3 ओम निकल आया तो देखिए अब आपको इसमें वो चाहिए, ठीक है। तो देखो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटे इन दोनों का नेट, किसका आर डैश, मतलब इनका नेट। V की वैल्यू कितनी है आपके पास भाई, जो ये पोटेंशियल है क्योंकि समांतर क्रम में विभव बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, मतलब ऊपर वाली भुजा के लिए नीचे वाली भुजा के लिए ये बैटरी का पोटेंशियल बराबर होगा। तो 6 बटे इन दोनों को जोड़ दो 15 प्लस आर, तो 15 और प्लस आर मतलब 6 बटे 15 और प्लस आर की वैल्यू कितनी निकली 8, मतलब 6 बटे 18। अब 6 बटे जब 18 आ गया तो इसका मतलब 6 त्रिक 18 है ना, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, तो मतलब I1 बराबर 1/3 एम्पियर, यही आपको याद है, ठीक है। 27 नंबर सवाल देखो, सवाल नंबर 27, ठीक। 27 की बात करें तो देखो देखा है एक ही पदार्थ के दो तार, ठीक है, एक ही पदार्थ है तो मतलब एक ही पदार्थ का, तो इसका मतलब उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है वो कांस्टेंट है, पक्का है, ठीक। देखो एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2 है, मतलब L1 अनुपात L2 बराबर 1/2, ठीक है, अनुपात में, तथा व्यासों का अनुपात मतलब D1 बटे D2, D1 बटे D2 बराबर 2 बटे कितना है 3, 2 बटे कितना है 3, ठीक। देखो जो अनुपात व्यासों का होता है वही अनुपात त्रिज्या का होता है, नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो इसका मतलब इसी हिसाब से हम लिख लेंगे R1/R2 का अनुपात भी कितना होगा, नहीं स्मॉल आर यूज करिए क्योंकि कैपिटल आर इसमें रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल R1 अनुपात स्मॉल R2 भी 2 क्या होगा 3। याद रखिए कि जो व्यासों का अनुपात होता है उसी हिसाब, जैसे मतलब जितनी त्रिज्या जितना व्यास बढ़ेगा उसी हिसाब से त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। तो दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से आपका 2 क्या हो गया 3 हो गया। अब अगर हम ध्यान दें आगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका 27 हो गया आपका 27। तो R इक्वल टू, देखो R इक्वल टू रो एल बाई पे, हाँ एक सूत्र पढ़ा आपसे पूछा क्या गया है, ये देखो दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात, मतलब V1 अनुपात V2 आपसे क्या किया गया, पूछा गया, ठीक। तो जरा एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो है एक चीज पता, पहले आप R1 अनुपात R2 ज्ञात कर लीजिए, सबसे पहला काम तो ये ज्ञात करिए, ठीक है। एक मिनट, चलो देखो, चूंकि आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, चूंकि आप जानते हैं फार्मूला पढ़ा आपने, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, दोनों तार किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब दोनों जो चालक पदार्थ के तार हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में कहा गया है, एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक। तो आप ऐसा करिए कि आप पहले देखो, चूंकि चालक तार, एक चीज और लिख लो, चालक तार किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, तो धारा श्रेणी क्रम में क्या होती है, श्रेणी क्रम में है, अतः धारा समान होगी, धारा क्या होगी, समान, मतलब धारा भी कांस्टेंट है, ठीक। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आर आपको पता नहीं है, प्रतिरोध आपको नहीं पता, तो V इक्वल टू आई आर को क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए, आपको एक पता सूत्र पता है, R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और एक ही पदार्थ का इसलिए रो भी कांस्टेंट ऊपर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आई और रो कांस्टेंट हो गया, तो कुल मिला के अभी ए भी नहीं पता है, ए अगर तार है तो आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो आप ए भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई रो एल बटे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो जो जो कांस्टेंट छोड़ दो, आई रो और पाई, भाई आई मैंने नियम के हिसाब से कांस्टेंट किया, रो कांस्टेंट होता अगर एक ही पदार्थ है तो, और अब बचा क्या, मतलब कैपिटल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई किसके बचा, आर स्क्वायर के। तो यहाँ से लिख लो V1 बटे V2, वोल्टेज का अनुपात चाहिए ना, L1 बटे L2 हो जाएगा, क्योंकि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली है तो ये हो जाएगा R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रख लो आंसर, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका V1 बटे V2 और L1 बटे L2 का अनुपात कितना है, 1/2, और गुणे R1 बटे R2 का अनुपात आपको 2/3 दिया गया ना, मतलब ये पलट जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 3 × 9, नीचे हो जाएगा 2 × 2 दूनी 4, मतलब 9/8। इसका मतलब ये हुआ कि V1 अनुपात V2 का अनुपात जो होगा, V1 अनुपात V2 इक्वल टू 9 अनुपात कितना 8, ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28, चलिए देखें सवाल नंबर 28 देखेंगे। तो 28 नंबर आपका सवाल जो है वो कैसा है, देखो यहाँ पे लगा है बैटरी लगी है ऐसे, ज़्यादातर सवाल कोशिश करिए, मैं बता ज़्यादा मैक्सिमम सवाल दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करिए पहले अपने आप लगाइए, फिर ना आए तो वीडियो में देखिए, ठीक है। न्यूमेरिकल जितना अपने आप ट्राई करेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाने की एक आदत होती है, उसको पकड़िए। ए और क्या है आपके पास बी। इस सवाल में कहा गया यहाँ बैटरी 6 वोल्ट की, ठीक, आई धारा इधर चलिए। इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि संलग्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें जो धारा जाएगी वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और साथ में ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो मान लिया यहाँ से धारा चली आई और इसमें धारा प्रवाहित हुई I1 और इसमें गई कौन सी I2, तो आपको I1 फाइंड करने के लिए कहा गया और ए बी के बीच विभव ज्ञात करने के लिए कहा गया। चलिए देखिए पहले ये दोनों समांतर क्रम में लिख लेंगे, चूंकि 2 ओम हुआ 3 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। क्लियर, 2 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम की शर्त लगा लो, ठीक है। आर डैश इज इक्वल टू, भाई इन दोनों का नेट क्या आएगा, आर डैश आएगा। आर डैश को लिखेंगे 2 × 3 और बटे में 2 + 3, समांतर क्रम का हो गया 2 × 6 और बटे 5, यह आपका आ गया आर डैश ओम 6/5 ओम, ठीक है। अब देखो
ये आर डैश और 6 ओम, आर डैश व 6 ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, तो आर नेट निकाल लो तो धारा मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अब ये हो जाएगा आर नेट इज इक्वल टू आर डैश और प्लस का 6, मतलब आर डैश की वैल्यू 6/5 और प्लस का 6, मतलब हो गया आपका 6×5 = 30, 36/5 ये हो गया। अब परिपथ में धारा ज्ञात कर लो, परिपथ में आई बराबर वी बटे कितना आर, वी की वैल्यू 6, आर की वैल्यू हो जाएगी 36/5, भिन्न पड़ जाएगी 5×30/36। ठीक है, 30/36, 6×5 = 30, 6×6 = 36, दैट मीन्स आई बराबर 5/6 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर कितना आ गया 5/6 एम्पियर, ये हो गया आपका। ठीक, नेट जो धारा निकली वो आ गई 5/6 एम्पियर। 5/6 एम्पियर। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर अब आप ए और बी के बीच में विभव ज्ञात करो, पहले ए बी के बीच विभव। ठीक, ए बी के बीच विभव कैसे निकलेगा, देखिए ए बी के बीच विभव, ए बी के बीच विभव, भाई देखो इन दोनों का नेट जो निकला और इसमें धारा एक ही जाएगी आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा आई और आर ए बी, और आर ए बी को मैंने आर डैश निकाला, ये देखो आर डैश। ठीक, आई का मान कितना है आपके पास 5/6 और गुणे ये हो जाएगा आपका आर ए बी का मान कितना है, आर ए बी आपने निकाल रखा 6/5, आई का मान 5/6 निकाला और आर डैश का मान 6/5 निकाला, 6/5 दोनों कैंसिल होके ये बचा वी ए बी का मान 1 वोल्ट, वी ए बी निकाल लें। अब देखो भाई जो विभवांतर 2 ओम का होगा वही भाई जो ए बी ए नेट मतलब आर डैश के सिरों पर होगा वही आपका ए और बी के सिरों के बीच होगा, क्यों, क्योंकि 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में है ना, तो और 2 ओम 3 को समांतर में जोड़ के ही आर डैश निकाला है, तो इसका मतलब 2 ओम का विभवांतर भी 1 वोल्ट होगा और 3 ओम का विभवांतर भी 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो I1 चाहिए आपको, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर वी ए बी और बटे उसी वो वाला प्रतिरोध मतलब 2, वी ए बी का मान 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, ये सवाल का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से सवाल नंबर आपका हो गया 28। क्लियर, अब सवाल नंबर आ जाते हैं अगले सवाल पे 29, आसान से सवाल है ध्यान दीजिए बस। ठीक है, 29 नंबर में जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, उसमें कहा गया है संलग्न परिपथ की सहायता से व्यक्ति प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा E2 से वोल्ट था। चलो देखो यहाँ पर आपको एक ऐसे परिपथ बना है, एक ये छोटा सा और ये बैटरी लगी है यहाँ पे ऐसे बढ़ा है, फिर एक E2 ऐसे इधर से लगा है उल्टा ऐसे ऐसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंटरनल ये ऐसे नीचे आया है, यहाँ पर एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस है यहाँ पे आया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है ऐसे जुड़ा है, यहाँ से एक ऐसा रेजिस्टेंस जुड़ा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर आपका जो जो दिया गया है वो लिख लीजिए, ये आपका E1 = 0.4 वोल्ट है, ऐसे बैटरी बनी हुई है, बैटरी का सिंबल है आपका, ये 0.4 है, 0.4 वोल्ट और ये है 0.5 ओम रेजिस्टेंस और ये वोल्ट है, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है 8 वोल्ट का और ये दिया गया आपको 1 ओम का, ये आपको दिया गया 4.5 ओम का और ये दिया गया आपको 3 ओम का और ये दिया गया 6 ओम का। दिया गया है संलग्न परिपथ की सहायता से जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान जाती है, प्रत्येक प्रतिरोध में। ठीक है, और आपको E2 सेल के सिरों की वोल्टता भी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक, तो जरा ध्यान दो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 6.5 और E1 है, देखो ऐसा करो सबसे पहले तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों का नेट ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों का नेट। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, चूंकि लिखेंगे 3 ओम व 6 ओम आपका क्या है समांतर क्रम में है ना, 6 ओम क्या है समांतर क्रम में, 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बोलिए, चलो 3 ओम 6 ओम समांतर क्रम में, सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये ज्ञात कर लीजिए,
तो देखो 3 ओम 6 ओम अगर समांतर क्रम में है तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ आपका आर डैश इज इक्वल टू 3 × 6 बटे 3 + 6, मतलब ये होगा 3×6 = 18 और बटे 6×3 9 दूनी 18, मतलब आर डैश बराबर आ गया 2 ओम। आर डैश बराबर कितना आ गया 2 ओम। तो अब जरा देखो ये वाला ये सारे जो है आर इक्विवेलेंट निकालने भाई, आर डैश ये 4.5 और 0.5 ये सब आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा ना। तो आर नेट बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 और प्लस भाई ये 2 और ये 4.5 और प्लस ये वाला 0.5, ठीक है, और ये वाला 1 ओम। ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 ओम, सब जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। देखो पहले 0.5 और 5 10 का 0 हासिल है 1, है ना, 2 4 6 1 7 7 1 8, ये निकला आर नेट की वैल्यू। क्या निकली आपके पास आर नेट की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 8 निकला है। अब आई बराबर क्या हो जाएगा ई नेट, क्या हो जाएगा ई नेट बटे कितना आर नेट। अब ई नेट देखो दोनों की बैटरी, एक धारा इधर को देगा है I1 कह लो इसको, और ये देगा धारा देगा कौन सा I2, इधर को कह लिया, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ई नेट आपको अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब ये हो जाएगा E2 माइनस कितना हो जाएगा E1 बटे आर नेट, ठीक है भाई, टर्मिनल उल्टे उल्टे ना, इधर से धारा इधर से धारा, इसका मतलब 8 माइनस 0.4, यही तो है ना। 8 0.4 नहीं, E1 बराबर 4 दिया गया, 0.4 नहीं 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और माइनस का 4 और बटे आर नेट का मान 8, मतलब ये हो जाएगा आपका 8 में से 4 गए कितना 4, हाँ 8 में से 4 गए 4 और बटे 8, मतलब 4 दूनी 8, मतलब 0.5 एम्पियर। परिपथ में कुल धारा कितनी है भाई, इधर से I1 धारा प्रवाही इधर से प्रवाही होगी ना, मतलब ये धारा आई आई टोटल नेट धारा, ठीक है। आई इधर को निकलेगी, यहाँ पर पहुंच के मान लो ये हो गई I3 और ये हो गई I4। आपको I3 I4 ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब यहाँ से C मान लो, इसको D मान लो, CD का विभवांतर चाहिए, क्या चाहिए CD का विभवांतर। तो देखो CD का विभवांतर ज्ञात कर लो, VCD, है ना भाई, तभी तो धारा ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि जो विभवांतर 3 ओम का होगा वही 6 ओम का होगा समांतर क्रम में। तो जो अगर 3 ओम 6 ओम का निकालना है तो CD के बीच नेट जो निकाला है आर डैश, उसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि VCD बराबर I और RCD का मतलब आर डैश, है ना। तो इसको ऊपर खींच ले थोड़ा सा, वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा I की वैल्यू कितनी आई 0.5 और R की वैल्यू 2, मतलब 1 वोल्ट। क्या आ जाएगी आपकी 1 वोल्ट। तो जरा देखो I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर VCD और बटे ये जो आपका दिया गया है, मतलब अगर इसका कोई नाम रख लें R1 और क्या रख लें R2, तो इस तरीके से VCD बटे R1, तो ये हो जाएगा 3 VCD का मान 1 और बटे में 3, और ये हो गया एम्पियर, एक आंसर। इसी प्रकार से जब I4 ज्ञात करना होगा तो VCD और बटे साथ में R2, तो VCD का मान तो एक ही है और बटे R2 का मान कितना है 6, 1/6 एम्पियर। ये 2 सवाल के क्या होंगे आंसर हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया 29 नंबर सवाल 29, ठीक। ऐसे आप 30 नंबर देख लीजिए, सवाल नंबर कौन सा 30, ठीक है। चलिए देखिए 30 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 की बात करें तो ऐसा चित्र बना हुआ है। सवाल नंबर 30, यहाँ पर लिखा 7 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 4 ओम, ठीक। जो भी आपका तो देखो कहा गया संलग्न परिपथ में प्रदर्शित श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच ज्ञात कीजिए। चलो वो ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो 3 ओम प्रतिरोध मतलब इसमें धारा आपको चाहिए, तो मान लिया आई धारा यहाँ से निकली है, इसमें गई कौन सी I1 और इसमें गई कौन सी I2, ठीक है। तो सिंपल से पहले अगर ए और बी के बीच विभव तो आपको दिया नहीं गया, नहीं I बराबर 10 एम्पियर दिया गया है, I बराबर कितना दिया गया 10 एम्पियर। इस सवाल में I बराबर आपको 10 एम्पियर सवाल में दिया गया है। बातें समझ में आई, ठीक है, बातें समझ में आ रही ना। I बराबर कितना है 10 एम्पियर दिया गया, ठीक। तो अब तो इसको इस तरह निकालिए ना कि एक सेकेंड, अगर पहले इन दोनों को हम कह लें ऐसा R1 और R2 कह लें और इसको R3 कह लें, इसको क्या कह लें R4 कह लें। तो पहले R1 और R2 किस कर लें, क्योंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है ना।
किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब हुआ क्या, देखो चूंकि R1 और R2 श्रेणी क्रम में, मतलब R डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 + 3 दैट मीन्स 5 ओम, R डैश निकाल लिया। अतः R नेट, अब बाकी सब श्रेणी क्रम में आ जाएगा ना, तो सॉरी समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं है, गलत हो गया। ये आपका 4 ओम दिया गया है। हाँ ठीक। अब देखो ये दोनों समांतर क्रम में, क्योंकि 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में, जब ये समांतर क्रम में है तो इसका मतलब R डैश बराबर 2 × 3 बटे 2 + 3, मतलब 2 3 6/5, ये R डैश निकल आया। और अगर इसको डिवाइड कर लें तो 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10, एक दिशा, हाँ 1.2, ठीक। अब देखो अतः आर नेट जब निकालेंगे तो आर नेट, अब बाकी इन दोनों को नेट में जोड़ दे तो बाकी तो जो है श्रेणी क्रम में होंगे, तो इसका मतलब 7 और प्लस 1.2 और प्लस का 4, मतलब ओवरऑल 7 4 11 1 12.2, ठीक है। तो देखो अब अगर ध्यान दें तो ये आपका आ गया नेट, नेट आपका आ गया, पूछा गया है सवाल में शायद, हाँ तो 12.2, ये एक आंसर दिया गया, आर नेट निकला है ए बी के बीच, ठीक। अब आपसे पूछा क्या गया कि I2 का मान चाहिए, तो I2 के लिए आपको सबसे पहले तो जो इन दोनों का नेट निकला है, मतलब R डैश निकला है, उनके सिरों पर विभवांतर चाहिए। देखो R डैश के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, तो V इक्वल टू आई तो समान होगी, साथ में क्या हो जाएगा आई आर डैश, है ना, V इक्वल टू आई आर डैश, तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू एक कितनी निकली है, आई की 10 दी गई है, 10 × आर डैश की वैल्यू कितनी है 1.2, है ना, तो 12 × 12.0, ठीक है। तो आर डैश का मान आ गया 12 वोल्ट, कितना आ गया 12 वोल्ट। इसका मतलब भाई अब जो 12 वोल्ट हो आर डैश होगा वही 2 ओम का विभव होगा, वही 3 ओम का होगा, अतः 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा कौन सी आ रही, I2 इज इक्वल टू ये जो V निकाला है बटे, और जो आपका प्रतिरोध है कौन सा R2, ठीक है। V की वैल्यू 12 और बटे प्रतिरोध कितना है 3, 3 चौक 12, ये हो गया आपका I2 बराबर 4 एम्पियर। ये इस सवाल का क्या होगा आंसर, सिंपल से था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग 30 नंबर तक के सवाल लगाइए, आगे के सवाल अपने अगले लेक्चर में।